नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। आ गया बजट। मोदी सरकार ने 2024 और 2025 के लिए अपनी आय व्यय का ब्यौरा आज जनता के सामने पेश किया। बजट है तो एक वित्तीय वर्ष के लिए, लेकिन सरकार द्वारा इसे 2047 के विकसित भारत के मिशन के तौर पर बताया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि विकसित भारत के लिए बजट में 9 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था और इस पूरे बजट पर देश की नजर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में ही कह दिया कि हमारा ध्यान गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर है, यानी वो 4 जातियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। बजट 2024-2025 में इन 4 जातियों के लिए खूब सारे प्रावधान हैं। नौकरियों की भी बात की गई है। रोजगार, कौशल विकास, उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। युवाओं के रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। सरकारी नौकरियां तो नहीं, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में इजाफा होने का दावा बजट में किया जा रहा है। सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं, तो टैक्स स्लैब में भी राहत देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाएं, सोना चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है। बजट में खास बात यह है कि मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट रहा ये, और इस बजट में जितने समर्थन से सरकार है उनके लिए मोदी सरकार ने भंडार खोल दिए हैं। अब कहा जा रहा है कि विकसित भारत को लेकर सरकार में गतिविधियां तेज हैं और ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये बजट देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। योगी जी कह रहे हैं कि बजट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा, लेकिन विपक्ष बजट को कुर्सी और सरकार बचाने का बजट बता रहा है। अब अमृतकाल के बजट पर सरकार और विपक्ष के कई दावों और वार पलटवार हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विजन अमृतकाल का और लक्ष्य 2047। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि इस बजट में 2047 की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। विकसित भारत के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है। पूर्ण बजट भी इन्हीं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हमारा जोर कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर है। ये विकसित भारत के लिए पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार की 9 प्राथमिकताओं को गिनाया। इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ शहरी विकास, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रिसर्च, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ, अगली पीढ़ी में सुधार शामिल है। बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरगामी असर वाला बताया। कहा कि ये बजट देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट नए अवसर लेकर आया है, जो विकसित भारत की ठोस नींव रखेगा। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। बजट में जिन साथियों के समर्थन से सरकार चल रही है, उनके लिए भंडार खोल दिए गए हैं। बजट में उनका विशेष ध्यान रखते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताते हुए इसे स्वागत योग्य कदम बताया, तो वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो राज्य वेंटिलेटर पर चला गया था, बजट ने उसे ऑक्सीजन देने का काम किया है। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते
एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। अब बजट में मोदी सरकार का विजन जो भी हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले पैकेज पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये ऐलान मोदी सरकार को बचाने के लिए किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को कुर्सी बचाने वाला बताया। कहा, कुर्सी बचाने के लिए जिन एक दो लोगों को खुश करना था वो इस बजट में दिखा है। वहीं अन्य विपक्षी नेताओं ने भी बजट को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। ये देखो, ये बजट तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। अब विपक्ष बजट को लेकर सरकार पर जो भी आरोप लगाए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बजट 2024-25 को समाज के हर वर्ग को शक्ति प्रदान करने वाला और गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने की शुरुआत करने वाला विकासोन्मुखी बजट है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो खोल दिए भंडार, कायम रहे सरकार। बजट जिसका इंतजार था और उम्मीदें थी कि बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिला है। बहुत कुछ नहीं, बहुत सारा कुछ मिला है बिहार और आंध्र प्रदेश को। और एक बात और बड़ी स्पष्ट करनी होगी, कई सारी चीज़ों को एक आम रूप से समझने की कोशिश करें। टैक्स की बात हमेशा उठती थी कि टैक्स को लेके क्या करती है सरकार अपने बजट में। तो टैक्स को लेके जो स्लैब रखे गए हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स एक्सपर्ट की तरफ से आए हैं कि कुछ चीज़ों में बदलाव हो सकता था। बहुत बड़ी राहत के तौर पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सरकार कह रही है कि किसानों पर हमने फोकस किया, सरकारी नौकरियों में तो नहीं, लेकिन हमने प्राइवेट नौकरियों के लिए बात की है, महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के लिए, और इसको कनेक्ट कर दिया 2047 के विकसित भारत से। मतलब आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराते कराते 2047 में जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी बहुत वक्त है। तो क्या तब तक जो चीज़ें आपने रखी हैं उतना वक्त लगेगा इसको सारी चीज़ों को देखने के लिए, इतना वेट करने के लिए? प्रेजेंट में जो स्थिति है, जिस चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो होना चाहिए, जो राहत होनी चाहिए, क्या वो है? ये बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शान खान हमारे साथ जुड़े हैं। शान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं आरजी द्विवेदी। आरजी द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आरजी द्विवेदी जी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। आरजी द्विवेदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। आरजी द्विवेदी जी, आज के बजट पे, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, जिस तरह से एक बजट को लेके तमाम चीजें आई हैं, टैक्स को लेके जो चीजें आई हैं, मुझे लगता है आप बहुत बेहतर पॉइंट रख पाएंगे आज के बजट को लेके। देखिए, अंतरिम बजट ऑलरेडी मिले हुए पेश कर चुके थे। अब इस साल का ये केवल 7 महीने बचे हैं, उसके बजट है। और अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये थोड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो जीडीपी है 8.2% पे है। पिछले 3 साल का एवरेज भी निकाले तो 8% के औसत पे जीडीपी आ रही है। सेंसेक्स उच्च स्तर पर चल रहा था और लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड में, जो मिडिल क्लास है, वो सब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। राजकोषीय घाटा जो था कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन भी करीब करीब, मुद्रास्फीति वो भी कंट्रोल में है। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। अब बजट को केवल इनकम टैक्स की छूट और उसमें के परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत उचित नहीं होगा। इसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं, थोड़ा कुछ
दीर्घकालीन भी प्रोविजन है और कुछ अल्पकालीन। तो जैसे सबसे बड़ी जो समस्या थी बेरोजगारी की है, और भारत युवाओं का देश है, और यह बार बार राजनीतिक रूप से और अनेक रूपों से कहा जा रहा था कि, और है भी, सही बात भी है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पर सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी कि हमारे जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजेस से यूथ निकलते थे, उसमें रफली 55% लोग एम्प्लॉयबल नहीं रहते थे, नौकरी लायक नहीं रहते। तो उनके लिए ध्यान में रख करके इस बजट में बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है कि जॉब स्किलिंग सेक्टर खोलेंगे, और बहुत सारे उसमें जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटर्नशिप टॉप कंपनीज देंगे, उसमें सरकार वो करेगी। तो युवाओं के रोजगार के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं, और वो बहुत स्वागत योग्य है, जिससे युवा को, और उसमें इतना भी कर दिया गया कि जो पहली बार जाएंगे तो उनके ईपीएफ का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता था उसको सरकार देगी, तो जिससे उसके ऊपर एम्प्लॉयर के ऊपर कास्ट बर्डन ना पड़े, और जो नए पहली बार भर्ती होंगे उनके लिए पहले महीने के तनख्वाह वेजेस भी सरकार देगी। तो इस तरह से कई सारे आईटीआई, करीब कितने आईटीआई को अपग्रेड किए जा रहे हैं, तो कौशल विकास पे जोर दिया गया है। इससे मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक अच्छा, ये रोजगार मूलक बजट जिसको कहें, तो देखें इनकम टैक्स में तो कोई खास बेनिफिट मिला नहीं है, तो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा है, 15-17 हजार रुपए के बेनिफिट मिलेगा, वो भी न्यू रिजीम के लिए दिया गया है। न्यू रिजीम में जो इनकम टैक्स स्लैब है वही लोग भरते हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में कम आते हैं, तो इसलिए एक थोड़ा फायदा है, मार्जिनल फायदा अपन करें, पर केवल इनकम टैक्स के छूट के आधार पे पूरे बजट को एनालाइज नहीं किया जाना चाहिए। एमएसएमई के लिए थोड़ा अच्छा है, स्टार्टअप के लिए अच्छा किया, उन्हें एंजल टैक्स घटा दिया है। तो ये यूथ को ध्यान में रख करके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके ये बजट का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अब लेकिन एक बड़ा पॉइंट आएगा कि इसको आप इम्प्लीमेंट कितना करा के कितना लेके जा पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होगा। इसको भी चर्चा में हम शामिल करेंगे। शान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। शान जी, कैसे ले रहे हैं इस बजट को? हालांकि विपक्ष ने तो साफ तौर पर नकारा है, उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो कुर्सी बचाने वाला बजट है। ये बात तो देखिए फैक्ट है कि जो बिहार और आंध्र प्रदेश को जो मिला है, एकदम बिल्कुल भंडार खोल दिए हैं। एक चीज छूट गई बिहार की, वो जो उनका स्टेट का उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था वो रह गया, लेकिन फिर भी यहाँ तो ये तो पहले से तय था कि इनको तो कुछ ना कुछ देना ही था, तो ये तो चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है। लेकिन ओवरऑल देखें तो किस तरह से मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में ना तो वर्गीय संतुलन है ना क्षेत्रीय संतुलन है। किस प्रकार से उन दो राज्यों को विशेष धनराशि प्रदान की गई, जिन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैसाखी पर मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो महंगाई और बेरोजगारी है, किंतु इस बजट में ना तो महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस बात है, ना तो बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई ठोस बात है। इस बजट से जैसे आम जनता, मजदूर, गरीब, किसान निराश है, वैसे ही निवेशक भी निराश है। इसीलिए आज शेयर बाजार ढुलक गया, और कहीं ना कहीं ये उसका संकेत है कि इस बजट से निवेशक भी नाराज है। इस देश में जिस प्रकार से निरंतर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की बजट में कटौती की जा रही है, उसको दरकिनार किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सही संकेत नहीं है। ये बजट, पहले बजट जो आता था 10 वर्ष में, जब 10 बजट आए, वो हम दो हमारे दो का बजट होता था। ये बजट हम दो हमारे 4 का बजट हो चुका है, यानी 2 उद्योगपति और 2 इनके वो साथी जिनकी बैसाखी में इनकी सरकार चल रही है। तो हम इस बजट को निश्चित रूप से सिरे से खारिज करते हैं, और ये बजट आम आदमी के लिए, गरीब के लिए नहीं, बल्कि चंद उद्योगपति धन्ना सेठों के लिए बनाया गया बजट है। ठीक है, खेमचंद जी अभी सुन पा रहे हैं? ठीक है, शायद कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, एक प्रतिक्रिया और मैं लेती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। विमलेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। बिहार को तो सर बहुत कुछ मिल गया, बस ये है कि हाँ विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन मैं कह रही हूँ क्या इसमें कुछ अंतर देखते हैं आप लोग? यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो वैसे ही सारी चीजें बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होती, लेकिन वो ना मिलके बाकी का जो चीजें दी हुई हैं उससे कितना बड़ा विकास आप बिहार का देखते हैं? देखिए, आम बजट 2024 जो आज पेश हुआ है, कि भारत की उन्नति के साथ साथ मैं जोड़ रहा हूँ, भारत की उन्नति के साथ साथ बिहार जैसे पिछड़े राज्य,
आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को जो नुकसान हुआ बंटवारे के बाद, उन सब की भरपाई का ये बजट है। और ये जो बजट, ये अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, मुझे आश्चर्य होता है। ये देश एक ही है, एक देश है, एक ही विधान चल रहा है इस देश में। बिहार को अगर दिया गया, अगर एक बिहार पिछड़े राज्य की गिनती में आता है, अगर इसके उत्थान के लिए कोई विशेष पैकेज अगर दिया गया है, जितनी बार बिहार का नाम आया, कांग्रेस और खासकर बिहार की जो पार्टी इनके पेट में मरोड़ क्यों आने लगता है? अरे 2012 में आप ही की सरकार थी, मनमोहन सिंह स्पेशल स्टेट के दर्जे के लिए आपकी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था उसे। कोई विशेष सहायता बिहार को आप जितनी साल रहे आपने नहीं दिया, इसी कारण से आज बिहार पिछड़ा है। बिहार के साथ भेदभाव हुआ है। ये हमें क्या बना दिया गया था? हमें एक लेबर स्टेट बना दिया गया कांग्रेस के शासनकाल में। और जब आज हम अपने बिहार की प्रगति के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमने एनडीए के साथ जो हम सरकार में कितना बैसाखी करते हैं। ये बैसाखी नहीं है, हमारा अधिकार है, ये बिहारियों का अधिकार है। बिहारी भारत के प्रदेश के हर एक क्षेत्र में बिहारी जो है वह भारत के हर एक क्षेत्र में जाकर कार्य करता है, उससे भारत की प्रगति होती है। और अगर आज बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है तो पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? आपको सफाया हो गया है आपका बिहार से, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोचने या समझने की स्थिति में नहीं है। ये तो बहुत अच्छा बजट है। किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ? दरअसल जितना विमलेंदु जी, दरअसल बात ये है, क्या है वो मजबूरी भी दिख रही है कहीं ना कहीं, और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, इसलिए शायद विपक्ष को ये बात है। बाकी मजबूरी नहीं है, ये कोई भीख नहीं दिया गया है बिहार को, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये अधिकार है। हर एक स्टेट को वो अधिकार दिया गया है। पहले महाराष्ट्र को दिया गया, कितने समय से तो मांग कर रहे थे पहले भी, तो क्या नीतीश कुमार जी ने क्या पहले कभी कुछ नहीं मांगा? बिहार के साथ तो पहले भेदभाव होता था, यही तो आज स्पष्ट दिख रहा है ना कि बिहार के साथ कितना भेदभाव हो रहा था। वोट हमारा, सरकार में जो है हम साथी थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वह कब दिया? कांग्रेस के साथ ही जब सरकार में थे तो उस समय जो है केंद्र सरकार में कांग्रेस थी, हमें बिहार को क्या मिलता था? हमेशा खिलौना थमा दिया जाता था। आज हमें अगर हक मिल रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आज सड़क का जाल अगर बिहार में बिछाया जाएगा, कांग्रेस को उसमें पेट में मरोड़ हो रहा है। बिहार के बिना आप भारत की सत्ता को जो है वो हासिल करना चाहते थे। ये आपके ये भ्रष्टाचार मत करना इस पैसे से। आपको अगर कहीं पुल गिर ना जाए, भ्रष्टाचारी तो अरे आपको याद नहीं है राहुल गांधी जमानत में है, भ्रष्टाचार करके अपनी जेब मत करना। श्रीमान राहुल गांधी जी जमानत पे हैं, आपको याद रहना चाहिए। सोनिया गांधी जी की जमानत पे हैं। ये सवाल इसीलिए मैंने पहले ही लिया था कि जितना भंडार भर भर के मिला है उसका इम्प्लीमेंट कितना होगा, उससे बिहार का विकास कितना होगा। जो इनके आ जाएंगे के ऊपर एक दाग है, एक दाग महमानों में खुशी की लहर है। हमारे केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं वो सभी अच्छे से बिहार के में काम कर रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा ईमानदार आप ही हैं, ईमानदारी का चोला आप ही के पास। चलिए सब लोगों की एक एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद अपन बात करेंगे। शान जी 1 सेकंड मैं समय दूंगी, सब लोगों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज, 1 मिनट, और उसके बाद अपनी बात रखिएगा। खेमचंद जी आवाज पहुंच रही है अभी मेरी? जी आवाज आ रही है। जय हिंद, नमस्कार जी। खेमचंद जी जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद बोलना पड़ेगा क्योंकि आप 2 बार बोल चुके हैं। ठीक है, चलिए खेमचंद जी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये जो बात अभी बजट को लेकर आई है, देखिए बहुत अच्छे से मुझे लगता है आरजी द्विवेदी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था। कहते हैं ना कि बजट को ऐसे समझना पड़ता है कि आम व्यक्ति को क्या मिला, उस व्यक्ति से कैसे वो कनेक्ट हुआ। जैसे अभी कांग्रेस ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी को आप कम करने के लिए बजट में ऐसा क्या है, आरजी द्विवेदी जी ने कहा युवाओं को लेके बहुत सारी चीजें हैं, महिलाओं को लेके हैं। मूल रूप से सवाल यह कि उसका इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे। जैसे क्यों बार बार विपक्ष को यह आपत्ति आ रही है कि आपने सब कुछ जो है बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किया, सबसे ज्यादा किया, तो वो इसलिए आपत्ति आ रही है कि किसी के विकास से तकलीफ नहीं है, वो दिख रहा है क्योंकि मुख्य रूप से जो सरकार एनडीए की है वो उन दोनों के बहुत बड़े सपोर्ट से है। तो शायद एक मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है। देखिए ये नहीं आए,
टोटल बजट एस्टिमेशन कितने हैं? लगभग 32 लाख करोड़ के। और स्पेशल पैकेज जो बिहार को दिया है वो कितना दिया है? लगभग 26,000 करोड़ का। तो सब कुछ बिहार को कहाँ दे दिया? और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र से, मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी के मित्र से, पूछना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन वालों से, कि आप नहीं चाहते थे, कि आप मांग नहीं करते थे कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ केंद्र की मदद से काम होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आती है, तो ऐसे क्वालिटी और हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए कि जो बर्बाद ना हो जाए। तो जब आपको डिमांड करते थे उसका ध्यान फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा, तो अब रोना क्यों? क्योंकि आप हमेशा फायदे और नुकसान के हिसाब से चीजों को देखते हैं। आप डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं देखते, जनता के फायदे और नुकसान के हिसाब से नहीं देखते, अपने निजी फायदे और नुकसान के हिसाब से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जी कहते हैं, देखिए हमारे मैनिफेस्टो में से कट कॉपी कर लिया, और फिर नीचे कहते हैं कि भाई बजट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, डिसअपॉइंटेड है। जो आपके मैनिफेस्टो से कोई चीज कट कॉपी की गई है तो वो डिसअपॉइंटेड कैसे है? इसका मतलब आपका जो मैनिफेस्टो है वो डिसअपॉइंटेड था, वो बेकार था, वो घटिया था। आप एक चीज पे तो टिकिए, चलो आपकी बात मान ली, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपकी तो वाह होनी चाहिए। इस बजट में युवाओं पे फोकस किया गया है। आज का देश, आज का जो भारत है वो युवाओं का भारत है। 20 लाख युवाओं को अपस्किल किया जाएगा ताकि आने वाले समय में आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाली जरूरतों के हिसाब से वो तैयार हो सकें। वो एआई पे तैयार हो सके, रोबोटिक पे तैयार हो सकें, बिग डेटा पे तैयार हो सकें, जेन एआई पे तैयार हो सकें। वो जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, एज डिवाइसेज हैं, उन पे काम करने के लिए तैयार रह सकें, चिप मेकिंग पे तैयार रह सकें। तो उसके लिए 20 लाख से ज्यादा युवाओं को अपस्किल किया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 करोड़ युवाओं को, और महिलाओं को, फार्मर्स को, हर तरीके के युवा वर्ग को उसमें सहूलियत दी गई है। अलग से जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि गांव में पहले जो भंडारण होता था वो खाद्य पदार्थों का होता था, अब फल और सब्जियों का भी भंडारण होगा ताकि फार्मर्स को भी फायदा हो, कंज्यूमर्स को भी फायदा हो। कैपेक्स को 11.11 लाख करोड़ कैपेक्स है। तो कैपेक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी में वायरल इफेक्ट करेगा, जबरदस्त तरीके से काम करेगा। मैं समझता हूँ ये बजट जबरदस्त बजट है, अपीजमेंट का बजट नहीं है। ये बजट विकसित भारत का बजट है, भारत को विकसित बनाने वाला बजट है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाला बजट है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाला बजट है, ना कि टेम्परेरी कुछ समय के लिए तत्कालिक लोगों को लोक लुभावन चीजें देके और लॉन्ग टर्म में अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला। ये बजट हमारी इकोनॉमी, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी 8.2% पिछली साल रही थी विकास दर, तो उसी दर को या उससे बेटर दर प्राप्त करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा, एक रोड मैप है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका स्वागत करना चाहिए। और राजनीति जो लोग कर रहे हैं पर्सनल फायदे के लिए, वो गलत कर रहे हैं। पर्सनल फायदा अलग है, देश और जनता का फायदा अलग है। तो हमें देश और जनता के फायदे के अनुसार बातें करनी चाहिए। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। कुमार राकेश जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, थोड़ी देर बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, ये जो बात अभी हो रही थी कि देश के विकास के लिए और देश की जनता के हित के लिए इस बजट को उस नजरिए से देखना चाहिए। एक सवाल आया जहन में कि यदि ये सबके लिए बजट है तो ये सेट कैसे होगा? सेट मतलब कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? आप उसमें यदि महिलाओं की, किसानों की, रोजगार की बात कर रहे हैं या युवाओं की बात कर रहे हैं, जितना भी जिस सेक्टर के लिए आप बजट लेकर आए हैं, क्या उसको प्रॉपर आप इम्प्लीमेंट करा पाएंगे? क्योंकि होता हमेशा है, कहते तो हैं नए में बहुत अच्छा लगता है, बाद में जब उसको उठा के देखिए तो उतनी चीजें हो नहीं पाती। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात, 2047 का बार बार जिक्र हो रहा है कि विकसित भारत की दृष्टि से इसको देखेंगे, तो 2047 में तो बहुत वक्त है अभी। तो क्या इस बजट को तब तक धीरे धीरे ले जाके हमें तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कैसे आप इस बजट को देखते हैं? देखिए राखी, इस बजट के पहले एक अंतरिम बजट भी आया था और उसके बाद एक पूर्ण बजट, और ये बजट अब आप समझिए कि जुलाई महीने में आया हुआ है। अब कितना दिन बचा है? करीब जो है 6-7 महीने, मतलब 8-9 महीने का ये बजट मान लो। और इसमें निश्चित रूप से जिन चीज़ों पर फोकस किया गया है
हमारे अर्थशास्त्री भी बोल रहे थे कि महिलाओं पर, युवाओं पर, स्किल डेवलपमेंट पर और रोजगार परख है, खास करके युवाओं पर ज़्यादा फोकस हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसा मुद्दा था जो पिछली सरकार में आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, जो सिर चढ़ के बोल रहा था, और उसका असर भी पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्हीं की सीटें कम हुई। और लगातार 10 साल से जो बजट पेश होता आ रहा, उसमें स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम चीज़ें, तमाम प्रोजेक्ट हैं, सरकार के एजेंडे में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बजट आया है, जो बातें कही गई हैं राखी, वो बातें जनहितैषी हैं और जनता के पक्ष में हैं। लेकिन सवाल यही उठता कि कोई भी ऐसा बजट नहीं आता जिसमें इन सारी बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। अभी तक जितने भी बजट आते हैं, सत्ता पक्ष जो अपने बजट को बढ़ा चढ़ा के बताता है कि हम बहुत अच्छा बजट है, और दूसरे तो विपक्ष उसकी जो है वो करता है, विरोध बताता है कि एक तरह से जो भी बातें कहता है विपक्ष, वो कहता है कि बजट अच्छा नहीं है, खराब है, या बजट में ये कमियां हैं। ये सब बताने का काम विपक्षी दलों का रहता है। सवाल ये है कि इसमें महिलाओं, किसानों, जो चार जातियां बांट रखी है भारत सरकार ने, गरीब, महिला, किसान, युवा, इस तरह की जो बातें हैं उनको लेकर के बनाने का प्रयास जरूर किया गया। लेकिन इस 6-7-8 महीने के बजट को 2047 तक का कोई ये रोड मैप नहीं कहा जा सकता है। अगर जो चीज़ें घोषणाएं की गई हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली, जैसा आप बोले, इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इस बजट की सार्थकता है, इसकी प्रासंगिकता भी है। लेकिन आप देखिए दूसरा पॉलिटिकल पहलू जरा आप देखिएगा। ये बात सच है कि बिहार जो है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश में बहुत ही कम थी, 60,000 66,000 के आसपास थी, और पिछले कई सालों से, इतने साल हो गया ये जो आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। आप ये देखिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब भी कभी बात करो, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, जो गठबंधन है, वो विपक्ष को बोलते हैं कि भाई आपकी सरकारें 50 साल थी, 60 साल थी। हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी जो बजट में जिस तरह से बिहार को फोकस किया गया है, वो बिहार वासियों की बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो, तो उसको ऊपर अगर देश को विकसित करना, तो उनको बराबरी पर लाना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि पिछले 10 सालों में क्यों नहीं पता चला, उसके पहले क्यों नहीं पता चला, डबल इंजन की सरकार थी तब क्यों नहीं पता चला। आज कहीं कहीं कोई कुछ न तो कुछ मजबूरी होगी जिस पर जो फोकस किया गया। मैं अभी देख रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा नहीं तो आगे प्रांत नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी निकल के सामने आना चाहिए जिसको लेकर के बिहार में कुछ और भी बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुद्रा लोन की सीमा आपने बढ़ाया, लेकिन पिछले सालों में आप देखिएगा मुद्रा लोन की जो सीमा निर्धारित के जो दिया जाना चाहिए, क्या लोगों तक पहुंचा। इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पूरा उनका जो है एक फैक्ट चेक होना चाहिए सरकार के द्वारा कि कौन सी योजनाएं कितनी इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, और ये देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं कुछ हुआ तो ये जो जितना भी आकर्षक बजट है, हम भी मानते हैं कि बड़ा आकर्षक है, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन सालों में जितने बजट आए, क्या पूरे के पूरे जो है ज़मीनी स्तर पर वो इम्प्लीमेंट हो पाए, क्या बिहार में इम्प्लीमेंट हो पाए। आप जो है बिल्कुल वहाँ सड़कें बननी चाहिए, पुल बनने चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन एक साथ दूसरी तरफ आप देखिए, एक हफ्ते में 5-5 पुल बह जाते हैं। अब इसको कौन चेक करेगा। तो ये भी सब चेक करने की ज़रूरत है। सरकारें वही हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि इन पर ज़मीनी स्तर पर मजबूती से काम होना चाहिए। अगर मजबूती से काम हुआ तो यह बजट है बहुत ही आकर्षक, बड़ा प्रभावशाली है, और हमको लगता है कि इसका लाभ भी मिलेगा महिलाओं को, युवाओं को, और जो है जो लोग भी पढ़ते हैं एजुकेशन में। और आप देखिएगा कि इस बजट में रक्षा पर काफ़ी खर्च बड़ा प्रावधान है, उनको भी देखा गया है। तो इन सबको अगर ओवरऑल मिला लीजिए तो हमें लगता है कि बजट के जो आप कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कितना धरातल पर किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और बाकी सारी चीज़ें तो जो राजनीतिक हैं वो राजनीतिक दल आपस में खुद ही समझ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं विमलेंदु जी? पहले आप बोलिए, उसके बाद शान जी बोलेंगे, क्योंकि उन्हें भी कुछ कहना है। पहले आप अपनी बात रखिए जल्दी से। ये जो पूरा बजट है, ये पूरा बजट निश्चित रूप से बिहार को तो फोकस किया गया है इसमें, और ये स्वागत योग्य है। और जहां तक अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे पुलिया यहाँ बढ़ गए हैं, बिहार में 1.5 लाख पुल बने हैं 15 साल के शासनकाल में, ये भी एक उपलब्धि है। और उसमें से कुछ अगर मान लीजिए कुछ पुराने पुल जो है वो अगर ध्वस्त हुए हैं, नया तो कोई पुल ध्वस्त नहीं, वहाँ एक निर्माण की प्रक्रिया में था, वो ध्वस्त हुआ था। और जहां तक यहाँ हमारे बजट को एलोकेशन के बाद यूज की बात है,
बिहार एक ऐसा स्टेट है, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिएगा, हम 80 से 90% पैसा जो हमारा बजट का एलोकेशन होता है उसे हम खर्च करते हैं जब से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। और हर क्षेत्र में यहाँ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के उत्थान, सबके लिए केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं उसके साथ साथ बिहार सरकार अपने संसाधनों से भी यहाँ कार्य कर रही है। हमें तो पैसे की कमी आती है, हम लोन भी लेते हैं। और इस बार देखिए इस बजट में प्रावधान किया गया है कि बिहार को अगर ऋण लेना है दूसरे और वर्ल्ड बैंक या से, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। ये सभी स्वागत योग्य है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, मैं नहीं कहता कि 8-9 महीने 10 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से बिहार का जो विकास दर है वो इस बार बढ़ेगा। इसी तरह से अगले साल फिर जो है वह हमारी सरकार केंद्र के साथ मिलकर कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से अगला जो बजट आएगा 25-26 का, उसमें भी बिहार के लिए कुछ ना कुछ अलग से आना चाहिए। तो ये आशा और उम्मीद के साथ हम लोग हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी का जो फोकस है कि भारत को हम विकसित करेंगे, तो इस तरह से ही विकसित कर सकते हैं कि जो पीछे स्टेट्स हैं, जो स्टेट नीचे स्तर के हैं, उनको उत्थान के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ दिया जाए। हाँ, निश्चित रूप से हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला, इसका हमें थोड़ा सा दुख है, लेकिन अगर स्पेशल स्टेटस को नहीं दे सकते थे तो स्पेशल पैकेज दिया, ये स्वागत योग्य है। लेकिन कांग्रेस वाले को पेट में मरोड़ आने लगता है, आरजेडी के लोगों को पेट में मरोड़ आ रहा है। पूरे भारत में क्या नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं कि भारत सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का स्टेट है, पूरा बजट सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। अरे आप निकाल कर देखिए कि बजट के 48 करोड़ जो है लाख रुपए में, उसमें से बिहार को और आंध्र प्रदेश को कितना मिला है। विमलेंद्र जी, चिंता इस बात की नहीं है, क्योंकि वो जो फ्लाईओवर बनेंगे ना, वो सिर्फ बिहार के लिए थोड़ी बन रहे हैं। वहां तो जो भी जाएगा सब जाएंगे, सारे राजनीतिक दल भी जा सकता है वहां से, तो जिसकी जर्नी होगी वो सब उसका उपयोग करेंगे। बात इस बात की हो रही है कि जो, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जो 4 फ्लाईओवर के लिए 26,000 करोड़ रुपए की बात की गई है, वो उतना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, वो उतने अच्छे से बन पाएगा? उस 26,000 करोड़ की जो बात है वो कहां कहां जाएगा? तकलीफ या सवाल इस बात का है विपक्ष को? नहीं, आप देखिए 26,000 करोड़ में उन्होंने बहुत कुछ तो स्पेसिफाई कर दिया कि भारत में जो है बिहार में एक बक्सर की जो है योजना है 4 लेन की, वो बनेगी। इस तरह से जो है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे 21,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं पावर प्लांट के लिए। जैसे 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से जो आपदा की स्थिति आती है, बाढ़ के उससे रोकने के लिए, उसमें हम खर्च कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट कर दिया गया है, बहुत सारे क्षेत्रों में स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है विमलेंद्र जी, चलिए मैं एग्री करती हूँ इन सारी चीजों को कि बहुत अच्छी चीजें आई हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बजट बाढ़ को रोकने के लिए यदि आता है, तो भी हर साल जब पानी आता है, बारिश होती है, बाढ़ आ ही जाती है, फिर मुआवजे की बात आती है, फिर हवाई निरीक्षण होता है। ये मैं सिर्फ पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कह रही, मैं अमूमन क्योंकि देश की बात हो रही है, बजट तो सबके लिए हुआ है, तो ये बात आती है। बोलते तो हैं हम कि उस चीज को निपटने के लिए हम इतना करेंगे, रोकेंगे, रोकते कहां है? बाढ़ को कोई रोक पाया कि वो तो आती है, तो वो पैसा जरूर आएगा, वो बजट जरूर आया है, वो थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट होगा, फिर कहीं और चला जाएगा। नहीं, कहीं नहीं जाएगा। बिहार में अभी तक आप देख लीजिए, कोई भ्रष्टाचार, कोई किसी का दाग बिहार के ऊपर नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं की विमलेंद्र जी, पूरे ओवरऑल देश के लिए जो तमाम चीजें उसकी बात हो रही है। ओवरऑल देश में राखी जी, आप देखिए नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है। आज सुबह से जब से बजट पेश हुआ है, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में सिर्फ बिहार को ही, ये जो बजट है सिर्फ बिहार को ही दिया गया, सिर्फ आंध्रा को ही दिया गया। मैं इस नैरेटिव के खिलाफ हूँ। ये ऐसा नहीं है, ये किसी को अगर दिया गया तो वो उसका हक बनता है। हम पीछे से हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर कार्य कर रहा है तो ये स्वागत योग्य है, इसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, इस पर टिप्पणी तो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्षी करें, इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगी। जिसको जैसा समझना है वो अपनी अपनी विचारधारा से समझ सकते हैं। शान जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, यहाँ आपकी पैनल में ही विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। विमलेंदु जी ने बताया 1 लाख करोड़ का इनको विशेष पैकेज मिला है, और भाजपा प्रवक्ता बता रहे हैं 26,000 करोड़। पहले तो ये दोनों आपस में तय कर ले कि मिला कितना है। अब दूसरी बात कि 2014 में जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से अधिकतर समय बिहार में डबल इंजन की सरकार रही है। तब मोदी जी को बिहार का पिछड़ापन क्यों नहीं दिखा? तब मोदी जी को आंध्र प्रदेश का पिछड़ापन क्यों नहीं दिखा? 10 वर्षों तक की गई। विमलेंद्र जी रुकिए 1 मिनट प्लीज। भाई साहब, वो आपके बीच में नहीं बोले थे सर, प्लीज रुकिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज।
देखिए राखी जी, मैं ये कह रहा था कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 से, उसके बाद से आज तक बिहार में अधिकतर समय डबल इंजन की सरकार रही है, यानी कि जदयू की और भाजपा की सरकार रही है मिलीजुली। तो अब तक मोदी जी को बिहार का पिछड़ापन क्यों नहीं दिखा था? अब तक आंध्र प्रदेश का पिछड़ापन क्यों नहीं दिखा था? अब तक मोदी जी को यह महसूस क्यों नहीं हुआ कि आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता है? क्योंकि अब मोदी जी की कुर्सी जो है वो आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री की बैसाखी पर टिकी हुई है। कहीं वो बैसाखी हटा देंगे तो मोदी जी की कुर्सी गिर जाएगी। इसीलिए बजट में ये प्रावधान किए गए हैं। और रही बात कि बिहार को कुछ मिला है तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जो जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं विरोध, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, किंतु ये केंद्र का बजट है। बिहार को मिला, हम उसका स्वागत करते हैं, हम बिहार को बधाई देते हैं, किंतु देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला, उपेक्षा की गई, अन्याय किया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार भाजपा को कम सीटें जीत कर दी। अयोध्या वालों ने हरवा दिया, प्रयागराज वालों ने हरवा दिया, चित्रकूट वालों ने हरवा दिया, मोदी जी का जीत का अंतर कम कर दिया वाराणसी वालों ने। इसीलिए उनके ऊपर एक खुन्नस निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रहे हैं। तो जब किसी भी प्रदेश के साथ अन्याय होगा तो विपक्ष प्रश्न खड़ा करेगा। बिहार को कुछ मिला है, स्वागत करते हैं, किंतु उस पैसे से आप भ्रष्टाचार मत करना, उस पैसे से जो आप पुल बनाना वो गिरना नहीं चाहिए, उसमें आप लूट खसोट मत करना। बाकी आपको बधाई है। ठीक है विमलेंद्र जी, एक सेकंड रुके ना सर, आ रही हो सर, काफी मेहमान है, 1 मिनट रुकिए। सब लोग छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया रखेंगे प्लीज, देखिए दूसरा राउंड है, फिर समय खत्म हो जाता है, 1 मिनट रुकिएगा। आरजी द्विवेदी जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ वापस से इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि देखिए राजनीतिक रूप से जो चीजों को वो समझ रहे हैं वो उनकी बात है, वो सबको समझ में आ रही है। एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेशन की बात निकली है असल में वो बहुत मायने रखती है। तो आपने तो, मुझे लगता है इससे पहले भी हमने बहुत सारे बजट देखे हैं, कभी आपको लगा, मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं या हो जाएंगे, जितना हो सकता है, जितना हो रहा है, जितनी चीजें हैं अच्छी बात है, ठीक है, आपने सारी चीजों को शामिल किया है, वो भी ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहने से नहीं होगा? मतलब 26,000 करोड़ हम कह दें तो 26,000 करोड़ बहुत होता है, उसको आप कैसे ला रहे हैं, उसको कैसे डेवलप करेंगे, उसको कैसे आप डिवाइड कर रहे हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे? ऐसे ही देखिए पीएम आवास का एक एग्जांपल दे रही हूँ, पीएम आवास के लिए भी 3 करोड़ आप नए घर बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो बनेंगे उसके लिए भी आपका बजट होगा, वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पाएगा, प्रॉपर उतने मकान बनेंगे, उतने लोगों को मिलेंगे, तब तो हम विकसित होंगे? इसको कौन देखेगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आपकी चिंता एकदम जायज है और पिछले ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे ये स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब मनमोहन सिंह जी थे उनके टाइम पे भी ये योजना लाई गई थी, योजना बहुत अच्छी थी और उसमें ये कहा गया था कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं वो युवाओं को ट्रेन अप करेंगी। दुर्भाग्य से हमारे देश में क्या हो गया, डिग्री डिग्री सर्टिफिकेट वाला हो जाता है और उन सेंटर्स को सब्सिडी का था, तो ये बहुत सारा जिसको बोलते हैं हिंदी में फर्जीवाड़ा होता है। 5 लड़के आएंगे, 50 लड़कों का नाम लिखेंगे, उनको सर्टिफिकेट बताएंगे, उतना रियम्बर्समेंट कर लेंगे। तो आपका कहना सही है, इतने बहुत सारे सेंटर्स इसमें भी खोलने के लिए बात की गई है, पर उनका अब ये राज्य सरकार। आरजी द्विवेदी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बात करूं खेमचंद से। हाँ, आवाज आ रही? हाँ आरजी द्विवेदी जी प्लीज कंटिन्यू, इसके बाद आ रही हूँ खेमचंद जी, बस 1 मिनट। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए आरजी द्विवेदी जी। हाँ, तो ये मेरा कहना ये है कि ये राज्य सरकारों का दायित्व बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा, इंप्लीमेंटेशन करने की राज्य सरकारों की। कुछ राज्य सरकारें ऐसी है कि जो सेंट्रल की पहले पुरानी स्कीम भी थी उनने बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया और लोगों को रोजगार लायक बच्चों को बनाया, और कुछ जगह केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम हुआ। तो आपकी चिंता वाजिब है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास बने, देखिए आवास की बड़ी अच्छी योजना होती है, कहीं भी मकान बनता है तो उसमें करीब 50 एजेंसीज का डेवलपमेंट होता है, मिट्टी का, बालू का, सीमेंट का, जो काम करने वाले कामदार होते हैं उनका लाइफस्टाइल बनती है, ठेकेदार का, और उसमें सरिया बनाने वाले का, बिजली बनाने वाले का, पाइपलाइन डालने वाले का, ऐसी करीब 50 एंसिलरी यूनिट होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उनके वो डेवलप होती है। तो कुछ जगह बहुत अच्छा हुआ, उससे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला लोगों को,
मकान मिले। कुछ मकान ऐसे हैं कि कुछ गिर गए, कुछ चल रहे हैं, कुछ गिरने लायक है। तो ये राज्य सरकारों का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये इनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जिस राज्य की राज्य सरकार में अच्छा है, जहाँ पे नियंत्रण अच्छा है, मॉनिटरिंग अच्छी है, वहाँ पे अच्छा इम्प्लीमेंट होता है। तो इसी तरह से कुछ चीजें जैसे उन्होंने कहा दिया है, एमएसएमई के लिए कह दिया कि हम राज्य सरकारों के लिए स्टैंप ड्यूटी घटाने के लिए कहेंगे। अब इसमें बड़ी विविधता है। कुछ राज्य सरकारें स्टैंप ड्यूटी, राज्य सरकारों को क्या होता है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो चाहे पेट्रोल में वैट टैक्स बढ़ाने का हो, चाहे रजिस्ट्री का, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है लैंड का, इसका हो, या बैंक को सेकंड चार्ज देना हो, बैंक को वर्किंग कैपिटल लिमिट बढ़ानी हो, एडिशनल लोन लेना हो, हर जगह स्टैंप ड्यूटी लगती है। एक बार कोई प्रॉपर्टी को आपने इंडस्ट्री में मॉर्गेज कर लिया तो एडिशनल लोन नहीं जाएगा, तो फिर से वो पंचायत ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा है, तो दूसरे राज्यों में काफी कम है। तो ये राज्य सरकारें अलग अलग होती है, जहाँ पे इस तरह की सहूलियत दी जाती है। तो जो इन्वेस्टर आता है हर कास्ट को कैलकुलेट करता है कि कहाँ पे लेबर कास्ट कितनी है, कैपिटल कास्ट कितनी है। तो जैसे अभी ने पूंजीगत का जो लिखा है ना, वो क्या 11,11,111 करोड़, ये इट इज रफली 3.4% ऑफ जीडी। ये बहुत अच्छा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन अभी राज्य सरकारें किस तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं, कहाँ पे कितना सवाल है बड़ा। अधिकारी लोग करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। आपकी चिंता बिल्कुल बहुत जायज। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, अभी अपने मित्र कह रहे थे कि भाई हमारी बातों में विरोधाभास नहीं है। मैंने कहा था 26,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। टोटल 58,900 करोड़ का पैकेज है, जिसमें बिजली की बड़ी परियोजना है, बाढ़ में बार बार आती है उससे निपटने के लिए है, जो बौद्ध मंदिर है उसके लिए, तो बहुत सारी योजना है। टोटल 58,900 करोड़ का है। और एक जो हमारा जो टोटल बजट है वो जब 48 लाख करोड़ से ज्यादा का है, तो ये छोटा सा पैकेज आप देखेंगे तो कितना बढ़ता है, 1% से थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। आप कहते हैं कि पूरा बिहार को दे दिया, वैसे ही आंध्रा को जो स्पेशल पैकेज दिया है, क्योंकि उनका अधिकार भी बनता है। जब वो तेलंगाना से अलग हुए तो उनकी कोई राजधानी नहीं थी, हैदराबाद उनके पास नहीं बना, हैदराबाद सबसे बड़ा शहर है, तो राजधानी स्टेब्लिश हो, राजधानी बने, उसके लिए 15,000 करोड़ का पैकेज है। रही बात अब जो बाकी है, जो 11.11 लाख करोड़ रुपीज जो इन्वेस्ट होगा, खर्चा होगा, वो हर जगह होगा, हर स्टेट में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अभी ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में होगा? जो 1 करोड़ बच्चों की अब जब बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ बच्चों को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसमें लाभ होगा। 20 लाख युवाओं को जब हम अपस्किल करेंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा। ये कह देना कि उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं होगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब हम कह रहे हैं कि किसानों को फायदा देने के लिए और कंज्यूमर दोनों को फायदा देने के लिए अब फल और सब्जियों का भी भंडारण करेंगे, गाँव के पास करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो खेती होती है तो वहां पे फायदा होगा, तो नहीं फायदा होगा। अलग से ये जिस तरीके से हम लोगों ने कहना चाहिए वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी परियोजनाएं, जितनी भी परियोजनाएं प्रपोज की गई हैं, उन सबका लाभ होगा। एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई हैं तो उत्तर प्रदेश पे कम फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल कम फोकस नहीं है, उत्तर प्रदेश पे बराबर फोकस है, केंद्र सरकार का भी बराबर फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बराबर फोकस है। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है और बना के रहेगी। बिना उत्तर प्रदेश के भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। हर एक प्रदेश का हम ध्यान रख रहे हैं, हर एक रीजन का ध्यान रख रहे हैं, हर एक समाज का ध्यान रख रहे हैं, सभी को आगे बढ़ाना है। 3 करोड़ जब घर बनेंगे तो छोटे बड़े शहर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश। और जो बड़े राज्य वहां पे मिलेंगे, तो सभी राज्यों में उस तरीके का काम होगा। ये कम्प्रीहेंसिव बजट है, सब स्पर्शी बजट है, सबको छू रहा है, सबको कुछ ना कुछ दे रहा है। हाँ, इमीडिएटली तुरंत जो बेनिफिट देने का काम होता है वो उन्हें नहीं किया है, तो वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, बड़ा काम करना है। जब बड़ा काम करना होता है तो उसमें इमीडिएटली कुछ आप फायदे दे के आप डिस्ट्रक्शन पैदा करें, अच्छी चीज इसमें नहीं। हाँ, लेकिन सतत जो प्रक्रिया है कि भाई किसान को पीएम किसान का लाभ लगातार मिलते रहना चाहिए, मिलेगा। 300 पर यूनिट फ्री 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिले, उसकी इसमें व्यवस्था की गई है। तो एक वेल डिफाइंड वेल थॉट बजट है जो गरीबों को अपलिफ्ट करेगा, गरीबी से बाहर निकालेगा, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेगा, सर्विस सेक्टर को मजबूत करेगा। हमारे यहाँ पे जो लेबर है
उनको अपस्किल करेगा, मार्केट के अवेलेबल कराएगा और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराए और उसके लिए तैयार करेगा। थैंक यू। ठीक है खेमचंद जी, एक छोटा सा सवाल कर रही हूँ, बस जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं बार बार उस चीज पे जोर डाल रही हूँ क्योंकि उसको विपक्ष ने भी एक्सेप्ट किया कि तकलीफ किसी एक राज्य को आपने दे दिया, बात वो हो ही नहीं रही है। बात ये भी निकल कर आई है देखिए इस पूरी चर्चा में कि क्या पहले साथ में नहीं थे, तब तो बिहार के लिए इतना नहीं सोचा गया या आंध्रा के लिए नहीं सोचा गया, आज इतना सोचने की जरूरत पड़ गई कि क्योंकि एनडीए की सरकार बनी है ना, मिली जुली सरकार बनी है, तो शायद वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कहीं ना कहीं करती है जेडीयू, इसलिए नीतीश जी का ध्यान आपको रखना ही था। ये आपकी मजबूरी हो सकती है, ये एक दबाव हो सकता है, इसलिए उस बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जोड़ा गया है या विपक्ष ने उस पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो उठाते रहे। देखिए बिहार के लिए पहले भी काम किया गया है, 10 साल में भी काम किया गया है। अब और हमारे इस समय और स्टेट्स ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। जो हमें लग रहा है कि कुछ स्टेट अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनमें एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, तो वो प्रोविजन किया है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंस, ये हर बजट में होता है। अदरवाइज तो फिर जो फिक्स है उसी के तरीके से काम किया जाएगा। अभी रक्षा बजट लगभग 13% के आसपास है शिक्षा के, तो ये जो प्रायोरिटी के अनुसार चीजों को अप एंड डाउन या उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वैसा ही है। अलग से कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं है। कुछ लोग जो राजनीतिक से प्रेरित हैं वो ऐसा सोचते हैं, तो सोचते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए विमलेंद्र जी 1 मिनट रुकेगा। आरपी श्रीवास्तव जी, पूरी चर्चा में एक बात पे तो जोर दिया गया, मुझे लगता है आरजी द्विवेदी जी ने भी कहा, आपने भी कहा, मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज कह दी थी, आप जितनी चीजें लाए हैं बहुत अच्छा होगा, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, विकसित भारत बना लीजिए, हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे, लेकिन जितने 1000 करोड़ रुपए हर चीज के लिए आप डिवाइड कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करा लेंगे यदि, तो वो बहुत होगा। अब यही तो देखना पड़ेगा ना, सवाल वहीं आ रहा है, कहा तो बहुत अच्छे से जा रहा है, हमने ये किया ये किया ये किया, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, और वो असल में हो भी नहीं पाती। तो यही एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक रूप से एक बात मैं पूछूंगी कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या वो जायज नहीं लगता? मैं इसलिए, ये थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न हो सकता है, पर कनेक्शन तो कहीं ना कहीं है। सब सारी सियासत को देख रहे हैं, इलेक्शन टाइम से कैसी सरकार बनी है, तो जायज कहीं ना कहीं उनको लग रहा है यदि वो सवाल उस पर उठा रहे हैं तो। नहीं, देखिए विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो इसलिए कि ये परिस्थितियां ऐसी हैं। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में ये सरकार गठबंधन की सरकार बन गई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो बैसाखी कह लीजिए या एनडीए का चूंकि प्री अलायंस था, तो एक तरह से मान लीजिए कि सरकार एकदम स्थायी सरकार मान सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो अपेक्षाएं थी, उससे कम सीटें आना और एनडीए घटक दलों का जो प्रभुत्व बढ़ना एक सबसे बड़ी बात है, जिसको लेकर के सारी बातें आ रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में, मुझे लगता है कि अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जो छोटे और मध्यम जो लघु और ये जो मध्यम श्रेणी के जो उद्योग थे वो काफ़ी बंद हुए, और उसको बहुत ज़्यादा सरकार से हो सकता है कि बहुत सारी नीतियां रही हो, तमाम चीज़ों के चलते बंद हुए, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। अब उसको जो है उठाने का प्रयास जो कर रही है भारत सरकार, अगर उसमें सफल हो जाती है तब तो ये बड़े फायदे की बात है। अन्यथा क्या है कि जो उद्योग बंद हो चुके हैं उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका रिवाइवल कैसे होगा ये भी देखने की बात है। और जो ये मुद्रा लोन 20 लाख तक बढ़ा देना या नए जो है स्टार्टअप को क्रिएट करने की व्यवस्था है। लेकिन आप जाइएगा, धरातल पर जाइएगा, तो आपको लगेगा कि ये सब लोन लेना और ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं है आज की डेट में। अभी भी वही स्थिति है, एकदम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है। और चूंकि ये जो बजट है केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार की भी एक जवाबदारी है कि जो राज्यों में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप देखते नहीं, कभी कैग एक बड़ी रिपोर्ट दे देता है कि साहब यहाँ इस क्षेत्र में काम ही नहीं है, भारी भ्रष्टाचार। कई राज्यों पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, और उस पर ध्यान देने के बार बार जो सरकारें भी कैग को ही नकार देती हैं कि भाई इस रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इन सारी चीज़ों पर जो एक तरह से सरकार को बड़ा ही एक्टिव मोड में जाना चाहिए। और जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, इसके पहले डबल इंजन की सरकार थी, उत्तर प्रदेश पर भारत सरकार मेहरबान भी थी, वहाँ काम भी हुए। बिहार पर मेहरबान है तो वहाँ भी काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि जो ये सवाल खड़ा होता है कि इतने सालों में इन सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो सवाल ये कि ये सरकारें भी डबल इंजन की सरकारें रही हैं और उस समय भी बिहार को स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब जो है चूँकि विशेष पैकेज मिला है तो बिहार का जरूर विकास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और उसको उठाने की ज़रूरत है। अगर बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा, लेकिन उसी के साथ साथ अन्य राज्य भी उसी लाइन पर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, विमलेंदु जी। आवाज नहीं आ रही विमलेंदु जी, आपकी म्यूट किया, अनम्यूट कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है विमलेंदु जी। शान जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपनी बात रखिएगा। एक सेकंड रुकिए, कुमार राकेश जी हमारे साथ शायद नहीं जुड़े हैं अभी तक। हाँ, कुमार राकेश जी नहीं जुड़े हैं, मुझे लगता है समय भी लगभग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शायद वो कनेक्ट ना भी हो पाए। खैर, शान जी आप अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, हमेशा जो है अतीत के मूल्यांकन पर हम भविष्य का आकलन करते हैं। अभी ये बजट आया है, इसका क्या परिणाम होगा, कितना धरातल पर ये उतार पाएगी सरकार, वो तो समय बताएगा। किंतु पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार रही है, हर वर्ष एक बजट आया और उसको ऐतिहासिक बजट भाजपा ने बताया है। किंतु पिछले 10 वर्षों में देश की स्थिति क्या हुई? हमारे सामने 10 वर्ष का यूपीए सरकार का कार्यकाल है और 10 वर्ष का मोदी सरकार का कार्यकाल है। यूपीए की सरकार में जितनी तेजी से देश की प्रगति हुई, उसकी तुलना में मोदी जी की सरकार में उतनी तेजी से प्रगति नहीं हो पाई। जहां यूपीए की सरकार में जो राजकोषीय घाटा 3% था, वो बढ़कर मोदी जी की सरकार में 6% हो गया। जहां 2014 में देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 2024 में बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए कि जब यूपीए सरकार 2004 में आई, तब देश का बजट लगभग 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ का था, वो 2014 में यूपीए सरकार के शासन में 18 लाख करोड़ का हो गया, यानी कि लगभग 11 से 12 गुना वृद्धि हुई। और वहीं यदि आप 2014 से 19 का आंकलन 24 का आंकलन करेंगे तो 18 लाख करोड़ से 45 लाख करोड़ हुआ, तो लगभग 1.5 से 2% का ही केवल वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं जो वृद्धि हो रही है वो बहुत धीमी हो रही है, क्योंकि ये सरकार केवल आंकड़ों की माया जाल बुन रही है। मैं कई आंकड़े से बता सकता हूं जिससे ये साबित कर सकता हूं कि इस सरकार ने केवल चंद उद्योगपतियों धन्ना सेठ का विकास किया। इसके अलावा देश के गरीब, देश के मजदूर, किसान, युवाओं, महिलाओं को इस सरकार में कुछ नहीं मिला, केवल जुमलों के अलावा। विमलेंदु जी। जी, मैं कह रहा था राकेश जी कि ये जो बजट है, ये बजट बहुत ही बेहतर है। और जहां तक खर्च की बात होती है, तो बजट में जो एलोकेशन हुआ है वो खर्च अच्छे से होगा कि नहीं, तो उसके लिए बिहार का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमने कहा कि हमें जो भी पैसा अलॉट होता है, हम लोग 80 से 90% पैसा खर्च कर देते हैं। और जहां तक बात होती है, ये जो बातें अभी कर रहे थे हमारे भाई साहब कि बिहार को इधर 2014 के बाद से जब हम एनडीए के साथ रहे हैं, तब बिहार को कुछ ना कुछ जो है वो स्पेशल निश्चित रूप से दिया गया है। आपको याद नहीं होगा, 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार को पैकेज दिया था, जो 5 साल के लिए था। लगभग 25,000 करोड़ रुपए हर साल का उसमें था, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, बिहार को दिया गया है, लेकिन अपर्याप्त, अभी भी जितना बिहार को चाहिए उतना अभी भी बिहार को नहीं मिला है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मुझे आशा है, उम्मीद है कि हम इस बजट के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में जो भी बजट आएगा उसमें निश्चित रूप से जो भी पैसा एलोकेशन होगा वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ यहाँ खर्च होगा। और ये एक्जैक्टली अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे यहाँ पर, मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है, 20 साल में कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार, एक दाग भी नहीं लगा। और आप अपने जहाँ जहाँ स्टेट है, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, तो सरकारें चला रहे हैं। जरा आप पार्टी से पूछिए, आपके मुख्यमंत्री जेल में होते हैं, आप जिनके साथ गठबंधन में है, आपके राजकुमार जमानत में है, भ्रष्टाचार का ही आरोप है श्रीमान। भ्रष्टाचार पुल गिरा होगा तो आप ही के शासनकाल में बना होगा, आप ही के शासनकाल में बना होगा। हमारे शासन में बने हुए एक भी पुल नहीं गिरे हैं, और एक पुल तो निर्माणाधीन था, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां थी, कारण से गिरा। मैं आपको बता दूं, निर्माणाधीन पुल में अगर कोई समस्या आई तो वो गिरा, निश्चित रूप से वो हम एक्सेप्ट करते हैं, उसकी जांच भी हो रही है, उससे रिकवरी भी हो रही है। देखिए, सवाल बड़ा ये है कि जो ध्वस्त हो चुका है उसको अभी छोड़ दीजिए, जो है
जिसके भी शासनकाल में बने हों उसको आगे कहते हैं ना कि एक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसकी मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि क्या होता है ना, बेवजह लोगों की जान चली जाती है। और अब जो नए फ्लाईओवर बनेंगे और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए इतना करोड़ों का बजट मिला है, तो मुझे लगता है करोड़ों का नहीं, हजारों करोड़ों का बजट मिला है, मुझे लगता है उसमें तो बहुत आराम से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। भाई उसी के लिए तो इतनी चीजें मिली हैं। राखी जी, आप ये बात तो मानेंगी ना कि बिहार में पिछले 20 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप देखिए विमलेंदु जी एक बात बताइए, व्यक्तिगत रूप से देखिए, मेरी बात को सुनिएगा, जब कहीं कोई घटना घट जाती है तो सवाल उठते हैं, जब कहीं कोई घटना घटती है तो सवाल उठते हैं। मैं इस चीज पे नहीं जा रही हूं ना आपसे, मैं कह रही हूं अब जो बनना है, जो चीजें होनी है, कम से कम उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करा ले जाना है, तभी तो एक बहुत अच्छा बिहार देखने को मिलेगा जो इतना पिछड़ा था। बात उस चीज की हो रही है। उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी की गारंटी है, ईमानदारी की गारंटी माननीय नीतीश कुमार जी की गारंटी है कि बिहार में एक एक पैसा बिहार के विकास के लिए खर्च होगा, किसी के व्यक्तिगत परिवार को बढ़ाने के लिए खर्च नहीं होगा, किसी युवराज को शासन सत्ता में लाने के लिए नहीं होगा। ये पूरी तरह से गारंटी है, ये नीतीश कुमार जी की गारंटी बिहार में चलती है और न्याय के साथ विकास का नारा के साथ चलता है, सुशासन के नारे के साथ चलता है। और हमारे जो है वह केंद्रीय मंत्री ललन बाबू जो है वो भी प्रदेश। चलिए, मुझे तो विमलेंदु जी एक ही बात कहनी है कि अब जितना बजट आया है देश के विकास के लिए, जनहित के लिए और राज्यों के लिए, उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कराएंगे, कैसे ये सरकार कराएगी, और नहीं कराती है, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे लगता है जनता ने एक विपक्ष भी इतना अच्छा दिया है कि वो भी बहुत जोर शोर से तमाम बातों को रखेंगे, तो सारी चीजें सामने तो आएंगी ही। तो मुझे लगता है उसी चीज पर आगे देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कितना ये सफल होता हुआ दिखता है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महंगे सस्ते का शोर हुआ है, बहुत सारी चीजों का ऐसा समावेश तो किया गया इस बजट में, लेकिन डायरेक्टली कनेक्शन यदि देखें आम जनता से तो कौन सी चीज मिली है। टैक्स की जहां तक बात निकली थी, बहुत क्लियरिटी पहले ही मिल गई थी कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा आपने दिया नहीं है कि बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी चीजों को आप जो कह रहे हैं, जो भर भर के दिया है, उसका इंप्लीमेंट कराना बहुत जरूरी है। उसको कैसे करा पाएंगे ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।